So today we are going to start a new chapter, respiratory exchange of respiratory gases, chapter number 124 जेपी फिजियोलॉजी का चैप्टर है ये। इसके कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। बेसिकली ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, सेल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है सेल के अंदर, इसका एक्सपेल्ड आउट होना, रिमूव होना बॉडी से और सेल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास गैस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, जो परफॉर्म कर रहा होता है लंग्स। तो लंग्स में किस तरह से गैस एक्सचेंज हो रही होती है? गैसेस एक्सचेंज जो है वो लंग्स में हो रही होती है बिटवीन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर होती है फ्रॉम एल्विलाई, मतलब कि एल्विलाई में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया होगा, वो देन ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ होगा, देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सपेल्ड आउट होती है ब्लड इनटू एल्विलाई। इसी तरह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एल्विलाई तक लाया जाता है ताकि वो गैस एक्सचेंज हो और ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो। एक्सचेंजेज अकर थ्रू बक फ्लूइड डिफ्यूजन मेथड, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास रेस्पिरेटरी बेसिकली जो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड एंड एल्विलाई के दरमियान, वो हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारे पास एक मेम्ब्रेनी स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा होता है, टेक प्लेस हो रहा होता है। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी यूनिट की एपिथेलियम लेयर और पल्मोनरी कैपिलरी की एंडोथेलियम लेयर से मिलकर बनती है। एपिथेलियम लेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, कैपिलरीज जो है वो ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट होती है इस मेम्ब्रेन के, एल्वियुलर एयर जो होती है वो ज़्यादा क्लोज होती है कैपिलरी ब्लड के, और ये फैसिलिटेट करता है गैसेस एक्सचेंज को बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है हमारे पास डिफरेंट लेयर से मिलकर बनती है जो हमारे पास एल्वियुलाई और कैपिलरी से बिलोंग करते हैं। लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को आगे एक टेबल में डिस्कस किया हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। देन उसके अलावा वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिसकी राउंड अबाउट थिकनेस भी 0.5 माइक्रो होती है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 70 स्क्वायर मीटर होता है बहुत लंग्स के अंदर। और कैपिलरी जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसका एवरेज डायमीटर जो है वो 8 माइक्रो होता है, मतलब कि आरबीसीज जिनका डायमीटर 7.4 माइक्रो होता है वो इजीली स्क्वीज हो सकते हैं इन कैपिलरीज के थ्रू। और ये मेम्ब्रेन जो होती है ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है कैपिलरी वॉल के, जो फैसिलिटेट कर रहा होता है गैस एक्सचेंज को बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वियुलाई। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ करना है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करना है इन ईच मिनट फॉर अ प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो एल्वियुलर पोर्शन होता है हमारे पास, कैपिलरी पोर्शन होता है और इनके दरमियान में एक इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। एल्वियुलर पोर्शन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सर्फेक्टेंट की लेयर, मोनोमोलिक्यूलर लेयर होती है सर्फेक्टेंट की जो एल्वियुलाई की सरफेस पे स्प्रेड हुई होती है। उसके बाद एक थिन फ्लूइड लेयर होती है जो एल्वियुलाई के साथ लाइन होती है। देन हमारे पास एल्वियुलर एपिथेलियल लेयर होती है जो थिन एपिथेलियल सेल्स की मिलकर बनी होती है, रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन हमारे पास एल्वियुलर पोर्शन के बाद एक स्पेस आ जाती है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारा कैपिलरी पोर्शन स्टार्ट होता है डेट कंपोज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंड कैपिलरी एंडोथेलियम सेल। एज यू सी इन दिस डायग्राम, सबसे पहले हमारे पास सर्फेक्टेंट की लेयर आ गई है, देन हमारे पास है फ्लूइड लेयर, देन एल्वियुलर एपिथेलियम, इंटरस्टिशियल स्पेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की वो 21 ml पर मिनट पर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो 400 ml पर मिनट पर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, मतलब कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के। प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एल्वियुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड। ये हमारे पास मेजर फैक्टर होता है जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को इफेक्ट कर रहा होता है, मतलब अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन फ्लूइड मीडियम,
डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोलिबिलिटी ऑफ गैस की। अगर तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज मोर इन द फ्लूइड मीडियम, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन इट एंड डिफ्यूज इजीली। देन हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारे पास 70 स्क्वायर पर मीटर होता है, स्क्वायर मीटर होता है। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिक्रीज होगा तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास एम्फीसीमा के पेशेंट्स के अंदर डिक्रीज हो जाती है, इन विच मैनी ऑफ द एल्वुलाई और कोलैप्स, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एल्वुलाइज जो है वो कोलैप्स हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द हैवी स्मोकिंग और ऑक्सीडेंट गैसेज। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस की। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है तो ये डिफ्यूजन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। अगर तो थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में लेस डिफ्यूजन होगी। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस थ्रू विच डिफ्यूजन टेक प्लेस इज़ लॉन्ग। इन कंडीशन लाइक फिब्रोसिस एंड एडिमा डिफ्यूजन रेट जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है फिब्रोसिस और एडिमा वाले पेशेंट्स में, बिकॉज द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज इंक्रीज। इनका हम रिलेशनशिप एक फॉर्मूले के थ्रू अगर देख लेते हैं तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ग्रेडियंट की, सोलिबिलिटी ऑफ गैस की एंड सरफेस एरिया की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट की, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।